जी, मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र दुबे जी, हमारे वनवासी विकास समिति के प्रांत युवा आयाम प्रमुख आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, और वनवासी विकास समिति से आए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, अधिकारीगण, आचार्यगण, कार्यक्रम के जो संयोजक सह संयोजक नियुक्त हुए हैं, उन सभी का इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि विषय से ही हम समझ पा रहे हैं कि जनजाति समाज का जो अतीत गौरव रहा है, उस विषय को लेकर कुछ प्रदेश में महाविद्यालय में कार्यक्रम करना है, उसके लिए कार्यशाला है। और रानी दुर्गावती जी का 500वां जयंती दिवस भी है कल, और इसके साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन ये जो जनजाति समाज के कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में जो प्रारंभ हुई, इसका एक बड़ा कारण था कि जो भारतीय सनातन संस्कृति रही है, ये प्राचीन कालीन है, निरंतर प्रवाहमान है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब सांस्कृतिक अंतराल देखे गए हों। इतिहास के पन्नों को हम पढ़ें या समझें तो अनेक युगांतरकारी परिवर्तन आए। हम कुछ युद्ध जीते, कुछ हारे, कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई, लेकिन कभी भी सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक प्रवाह में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और इस एक सांस्कृतिक प्रवाह के दौरान समाज का एक बड़ा भाग था जिसकी संस्कृति आज भी प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से मतलब वही है, वह जनजाति समाज। हमको पता है कि यहाँ पर अनेक आक्रमणकारी आए, अंग्रेज व्यापारिक रूप में आए, और व्यापारिक रूप में आने के बाद यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि उन्हें शासन करने का अवसर मिला। और जब शासन करने के लिए कोई भी शासक तैयारी करता है तो कानून निर्माण करता है। इसके लिए उन्होंने हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, संस्कृति था, उसको छिन्न भिन्न किया, अपने ढंग से परिभाषित किया और एक नैरेटिव सेट किया। और इसके लिए एक अलग अलग संस्थाएं उन्होंने स्थापित की एकेडमिक फील्ड में। जैसे हम पढ़ते हैं बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, हमारे जो भी वीर नायक थे, हमारे जो भी प्राचीन आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ थे, उन सब का अपनी अपनी तरह से इंटरप्रिटेट किया इन लोगों ने। और शासन के बाद हमारे देश में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे हम 1857 की क्रांति बोलते हैं। ये क्रांति वास्तव में भारतवर्ष का हर व्यक्ति इसमें शामिल था, लेकिन क्रांति अचानक प्रारंभ नहीं हुई। इसमें भारत का एक बड़ा समाज, जनजाति समाज के कुछ ऐसे वीर नायक थे जिन्होंने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। 1857 की क्रांति तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में या और भी अन्य शोध परक जो विषय है, वहां पर जनजाति नायकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि क्रांति के पहले अनेक जनजाति विद्रोह हुए। जनजाति समाज के नायकों ने बड़ी संख्या में बलिदान किया, और उस कड़ी में संथाल क्रांति हुई। उसके बाद हमारे प्रदेश में ही वी नारायण सिंह जी, इन्होंने क्रांति का बिगुल फूका। और इस तरह से क्रांति से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन, और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी हमारे जनजाति समाज के अनेक महापुरुषों ने सर्वस्व निछावर किया, अपने शौर्य का, अपने त्याग का परिचय दिया, लेकिन उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा भी था कि जो देश के अनसंग हीरोज हैं, उनको इस अमृत काल में सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस दिशा में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम युवा कार्य से कार्य प्रारंभ हुआ। अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी शामिल होकर पूरे देश में ये कार्य किया। तो जनजाति, उसके बाद जब यहाँ पर शासन प्रारंभ हुआ 1773 में, हम सभी को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स एक्ट आया। वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और उस दौरान 1780 में 1718 में तिलका माझी, इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दिया, अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया। लेकिन हम में से बहुत कम लोग तिलका माझी का नाम जानते होंगे। पिछले 2 वर्षों से इस दिशा में काफी कार्यक्रम हुए हैं। तो आज अनेक ऐसे जो अनटोल्ड हीरोज थे, उनको समाज में पहुंचाने का कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से हुआ, जिसका वाहक संगठन बना।
लेकिन इसके पहले हम नहीं जानते थे। केवल अभी अंग्रेजों की बात ही नहीं, जब मुगल आए तो अधिकांश हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनने मुगलों से हाथ मिलाया। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी युद्ध में लड़े तो उनके परिवार के भी कई सदस्य मुगलों के साथ थे, लेकिन उस समय एक भील जनजाति के नायक थे, पुंजा भील, वो उनके सेनापति थे और हजारों लाखों की संख्या में भील जनजाति के लोग लड़े, शहीद हुए, लेकिन इनका इतिहास के पन्नों में कोई उल्लेख नहीं है। आज़ादी के बाद भी लगातार जनजाति समाज के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। हमारे प्रदेश में गुंडाधुर हुए, राजमोहिनी देवी हुई, गायरा गुरु हुए, रानी दुर्गावती ने एक बहुत बड़े क्षेत्र में शासन किया है, लेकिन जब हम इतिहास में उनको पढ़ने के लिए बैठते हैं तो शायद 2-4 पन्ने भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 2022 से 23 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, इन दोनों के सहयोग से पूरे देश के 125 विश्वविद्यालय में जनजाति नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, इस विषय पर संगोष्ठी हुई, कार्यशालाएं हुई, साहित्य का लेखन हुआ, प्रकाशन हुआ, नाट्य मंचन हुआ। अब विश्वविद्यालय को ही इसलिए चुना गया कि यदि किसी भी विषय को समाज तक पहुंचाना है तो उसका सबसे अच्छा वाहक विश्वविद्यालय केंद्र होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं। विश्वविद्यालय के बाद महाविद्यालय, महाविद्यालय के बाद युवा शक्ति, युवा शक्ति के बाद समाज। तो लगभग 125 विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चले, प्रदर्शनी बनाई गई। अभी हमारे विश्वविद्यालय में यहाँ कार्यक्रम, यहाँ भी प्रदर्शनी लगाई गई है, आप लोग देख के जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में इसका समापन हुआ। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने साथ में इस कार्यक्रम के समापन में संबोधन किया। पूरे देश भर से लगभग 125 से अधिक कुलपति और रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर उसमें शामिल थे। इस तरह से पूरे देश में जनजाति समाज का गौरव क्या है, जनजाति समाज वास्तव में इसका राष्ट्र के लिए क्या योगदान है, इस बात को समाज में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंग्रेज आए उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया, जनजाति मतलब बर्बर, जनजाति मतलब असभ्य, जनजाति मतलब अपराधी, ऐसे उन्होंने कई कानून भी बनाए। आज भी उनकी प्रथाओं परंपराओं को तोड़मोड़ कर दिखाया गया। तो आज समाज का बहुत बड़ा भाग जनजाति समाज है। हमारे प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति जनजाति है। यदि जनजाति समाज के जो अमर शहीद थे, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान किया है, यदि ये समाज चेतना का विषय बने, समाज की जानकारी का विषय बने, तो एक अच्छा प्रयास होगा। इसके लिए चूंकि अभी मैंने बताया कि 500वां वर्ष रानी दुर्गावती का पूर्ण होने वाला है और भगवान बिरसा मुंडा जो 25 साल की आयु में 1875 का जन्म है, 1900 का इनका परलोक गमन है और 25 साल में मल्टीपल रोल में थे। मतलब एक समाज सुधारक भी, एक क्रांतिकारी भी, एक आदर्श युवा भी। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के राष्ट्र के प्रति योगदान को देखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। तो उनका 150वां वर्ष भी हो रहा है। कल रानी दुर्गावती जी का जयंती का 500वां वर्ष हो रहा है। ये संयोग है। इस बात को देखते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी संगठन के साथ बैठे, हमारे बीच के जो इस कार्य को लंबे समय से कर रहे हैं, जन चेतना का विषय बनाने वाले वैभव जी और उनकी पूरी जो युवा आयाम की टीम, उनने बैठ के तय किया। मुख्यमंत्री जी ने समझा कि एक अच्छा विषय है, तो इसके लिए प्रदेश में एक कार्यशाला हुई। उसमें लगभग दिन भर में पूरे प्रदेश के सम्माननीय कुलपतियों ने, कुल सचिवों ने और ऐसे लोग जो जनजाति विषयों से संबंध रखते हैं, जनजाति क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों की कार्यशाला हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, आदरणीय केदार कश्यप जी उपस्थित थे और भी प्रदेश के जो जनजाति क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, ये सब उपस्थित थे। और ऐसा निश्चित हुआ कि प्रांत में जो कार्यशाला हुई, ऐसी ही कार्यशाला विश्वविद्यालय में हो। विश्वविद्यालय में जो भी महाविद्यालय में कार्यक्रम करने वाले हैं, संयोजक, सह संयोजक, ये उपस्थित हों और प्रशिक्षण लेकर जाएं और अपने महाविद्यालय में इसी तरह के जो भी कार्यक्रम आयोजित हों। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत इसके बाद आपकी होगी। 15 नवंबर तक कार्यक्रम करना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ इसका फिर समापन होगा। आप सभी अच्छा यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाएंगे और एक अच्छा कार्य है राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, ये हम सब मिलकर करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, आग्रह के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं श्री वैभव सुरेंगे जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
माननीय विधायक बेलतरा श्री सुशांत शुक्ला जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सम्मानीय मंच, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम पर स्थापित इस उच्च शिक्षा के गुरुकुल में आज देश की ऐसी वीरांगना पर चर्चा हो रही है जिसने कभी 50 युद्ध लड़े, 52 युद्ध लड़े और विपरीत परिस्थिति में वनवासी समाज को जागृत करके देश की अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए ऐसी रानी दुर्गावती जी को मैं सशक्त नमन करता हूं। और ऐसे कार्यक्रम में आज उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, हमारे अभिभावक वैभव सुरंगे जी, बड़े भाई ब्रिजेंद्र शुक्ला जी, आपके इस विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, कुल सचिव सुंदरलाल शर्मा, बड़े भाई भुवन सिंह राज जी, कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय श्री शैलेंद्र दुबे जी, जितेंद्र ध्रुव जी और अन्य सभी अभ्यागत। जब रानी दुर्गावती जी के शहादत के 500 वर्षों पर चर्चा हो तो हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे वीरांगनाओं की शहादत स्थल भी क्या है। हम जाते नहीं हैं वहां पर, हम टूरिज्म के नाम पर नॉर्थ ईस्ट के चर्च घूमने जाते हैं, परंतु दुर्गावती जी जिन्होंने जनजातीय समाज को सनातनी व्यवस्था के साथ जोड़कर 500 वर्ष पूर्व देश की अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 5 अक्टूबर 1524 संभवतः पैदा हुई थी। बांदा जिला, महोबा राज परिवार, और आज उनकी जब शहादत की व्यवस्था की जब हम चिंता करें तो आज उनकी पीठ पर जब हम चिंता नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, तो क्योंकि एक कहावत है बहुत अच्छी कि जिस कौम को जीने का एहसास नहीं उस कौम का कभी कोई इतिहास नहीं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हमारे अपने देश के वीरांगनाओं को, योद्धाओं को हमारी शिक्षा नीति से दूर करके हमको स्वाभिमान शून्यता की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया। आप याद कीजिए कि जब हम समाज में समानता की बात पर बात करते हैं तब देश में 75 साल बाद जनजातीय समाज से कोई राष्ट्रपति बनता है। ये अपने आप में विडंबना है। आप कल्पना करें कि जिस समाज ने देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए, सनातनी व्यवस्था की रक्षा के लिए इतने अन्यान्य, जिसको विजयन जी बता रहे थे, शहीद गुंडाधुर, भगवान बिरसा मुंडा, हमारे यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह जी, अन्यान्य नाम हैं जिन्होंने देश के इतिहास को बचाने के लिए, देश की संप्रभुता के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दिया। लेकिन 70 साल में हमने उन्हें क्या दिया? पराधीनता की विषयों को हमने सम्मानित किया। अकबर महान थे, कभी हमने रानी दुर्गावती जी महान थी, ये कभी आपने पाठ्यक्रम में, आज से 15 साल 20 साल, यानी मैं अटल जी के कार्यकाल के पूर्व की बात कर रहा हूं, आप कभी किसी पुस्तकों में नहीं पाए होंगे। इसकी अलग जगाने का काम अगर किसी ने किया तो वनवासी कल्याण आश्रम ने किया। आज आप जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य देख रहे हैं, अगर ये भारत से जुड़े हुए हैं तो मैं स्वाभाविक तौर पर इस सार्वजनिक मंच से कह सकता हूं कि वनवासी कल्याण आश्रम को उसका श्रेय जाता है, जिन्होंने जन जागरूकता के माध्यम से उस समाज में अलग जगाने का काम किया। आज आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, मैं एक घटना साझा कर रहा हूं आपसे। माननीय नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे, हम शहीद श्रद्धांजलि यात्रा लेकर वहां पर जाना था हमें। डोकलाम जो आज आप घटना देखते हैं उसकी पहली पुनरावृत्ति आपकी हुई थी असम में, और आप यकीन नहीं करेंगे हम 7 राज्यों की सीमा कैसे सुरक्षा के साथ पार किए हैं। और ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2009-10 की बात कर रहा हूं। तब तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा थे नितिन नवीन, जो आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं, ये उस यात्रा को लीड कर रहे थे। हमने 12 तक ये यात्रा चलाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर जी। सुरक्षा के साथ हम नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे थे कि वो अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं थे। और आप 10 वर्ष बाद 2024 में जब आप नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेंगे तो आपको लगेगा कि वहां का हर व्यक्ति अपने आप को भारतीय होने पे गर्व करता है। और इसके पीछे एक जो सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि आपको याद होगा कि वनवासी समाज हमेशा प्रकृति के साथ
पूजन व्यवस्था चलाता है, और प्रकृति के साथ ही अगर कोई एक पूजन व्यवस्था हमारी चलती है तो वो धर्म है सनातनी व्यवस्था। मिशनरी ने बहुत सुनियोजित तरीके से तत्कालीन अंग्रेजों के माध्यम से जो एक अवधारणा तय की, उसको पूर्ववर्ती सरकार ने हमेशा बढ़ाने का काम किया। मैं 1997 के बाद के उस घटना को आपको ध्यानाकर्षित कराता हूं, जब एक हिंसक विद्रोह विदेशी 7 समुद्र पार की शैतानी शक्तियों के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचा गया। और आज जब 2024 में हम खड़े हैं, तो आज नॉर्थ ईस्ट, जो हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, ऐसे सभी राज्य के लोग आज उस आंतरिक हिंसा से बाहर हो चुके हैं। और ये इच्छा शक्ति का विषय होता है। सरकार कैसे चलेगी? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ चलने की अवधारणा अब सिर्फ बोलने से नहीं होगी, ये करने का। और इसको करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो देश के ही नहीं, भारत के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जाता है, जिन्होंने समानता का एक उद्देश्य लेकर, दलीय निष्ठा से परे हटकर, विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के विषय को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अवधारणा तय की, आज वो धरातल पर साकार होता दिख रहा है। कभी रानी दुर्गावती जी के पुस्तकों को पढ़कर ही बस आप उनके जीवन पर मत जाइएगा, उनकी स्मारक है बरेला में, और कभी जाइएगा जरूर कि देख के आइएगा कि आपकी पुरानी पीढ़ी ने आपके रक्षा के लिए अपने जीवन का जो सर्वस्व दान दिया, सिर्फ पुस्तकों में मिथक बन के ना रह जाएं, ये इस मंच से आपसे आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और रानी दुर्गावती जैसे वीरांगनाएं हमारे समाज में 500 वर्ष पहले पैदा हुई थी, और आज वर्तमान में कुरीतियों को हटाने के लिए, नारी शक्ति को आधी अनुपात की, जो हमारी आबादी की आधी अनुपात है, इस मातृशक्ति को जागृत करने के लिए भी रानी दुर्गावती की आवश्यकता है। इस सार्वजनिक मंच से मैं आग्रह करूंगा कि समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने के लिए मातृशक्ति को भी आगे आना चाहिए। नवरात्रि का समय है, शक्ति को भक्ति के रूप में पूजा जाता है। ऐसे समय में आदिशक्ति महामाया देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको वो मनोबल दे जिससे समाज 2047 में पुनः भारत विश्व गुरु बने, इस संकल्प की प्रतिपूर्ति के रूप में जो महायज्ञ आयोजित हो रहा है देश में, उसमें आपकी पूर्णाहुति हो। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती। इतिहास खुद को दोहराता है और जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो अपने गौरव को दोहरा नहीं पाते हैं। मैं सबसे पहले मंचासीन सभी सम्मानियों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय विधायक सुशांत शुक्ला जी, मंचासीन कुलगुरु प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी, हमारे मार्गदर्शक माननीय वैभव सुरंगे जी, भुवन सिंह जी, ब्रजेंद्र शुक्ला जी, शैलेंद्र दुबे जी, जितेंद्र ध्रुव जी, और इस दीर्घा में बैठे हुए समस्त सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं जब यूपीएससी के लिए गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं भारत में कहीं पर भी जाता हूं तो मेरा नाम पढ़ने के बाद लोग बोलते हैं आप छत्तीसगढ़ से हो, क्योंकि मरकाम होना मतलब एक छत्तीसगढ़ का एक पहचान है। हाँ, तो जब मैंने पूछता हूँ अपने, तो हम लोग मूलतः, मेरा जो घर है, जो हमारा परिवार है, वो धमदागढ़ का था। हम धमदागढ़ के हैं और धमदागढ़ की 2 ब्रांच हुई। उसमें से जो धमदागढ़ का किला है, 156 तालाब उसके चारों तरफ हैं। 1630 में रतनपुर के जो राजा थे, उनकी एकलौती राजकुमारी से हमारे छोटे लाला, मतलब जो धमदागढ़ के 2 राजाओं में से छोटे थे, उनका उनसे विवाह हुआ 1630 में। और जैसा होता है
बहुत अकूत संपत्ति उनको महामाया की कृपा से मिली, तो क्या करें। तो धमदागढ़ से जाकर उन्होंने मंडला के जो राजा थे उनसे कहा कि हम आपके यहाँ पर एक जागीर खरीदना चाहते हैं। तो 1642 में जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने जाकर, जो आज दियागढ़ है, राजा इमलई है, 1642 में वहाँ पर हमने अपना दूसरा शुरू किया। तो हम भी ये बोल सकते हैं कि हम हैं तो धमदागढ़ के ही, दुर्ग बसाने वाले वो हैं। तो ये एक विषय है। मैं रानी दुर्गावती से मेरा जुड़ाव ऐसे हुआ कि मेरी माँ उनकी वंशज हैं। मेरा ननिहाल सिंगौड़गढ़ है और हम जब ने होश संभाला तो सिंगौड़गढ़ ही देखा, और बाद में हम रहते गढ़ा में थे। तो यूँ कहिए कि बचपन पे एक अमिट छाप है उनकी, और वो जहाँ रहीं, उन्होंने जो बावड़ियाँ बनाई, एक एक चीज़ को हमने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है, महसूस किया है। और इतना गौरवशाली, इतना वैभवशाली इतिहास होने के बाद, इतनी अच्छी जल व्यवस्था होने के बाद, इतनी अच्छी कर व्यवस्था होने के बाद, मतलब ऐसा शासन जहाँ पर स्वेच्छा से कर था, मतलब कोई कर आपसे मांगने नहीं आता था, आप अपनी मर्जी से जो राज्यांश है वो देने आते थे, और हाथियों और सोने की अशर्फियों में कर दिया जाता था। एक इस उन्नत व्यवस्था का राज्य। और जब हम सभी राज्य पढ़ते हैं, हम मराठा शासनकाल पढ़ते हैं शिवाजी महाराज का, और हम महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं। ये विषय प्रतिपादन के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जब हम ऐतिहासिक रूप से इस पर चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कैसे हमारे साथ एक इतिहास के साथ धोखा हुआ है। आप पंजाब का इतिहास आपको पढ़ाया जाता है, महाराष्ट्र जाएं तो महाराष्ट्र का इतिहास पढ़ाया जाता है, आप जम्मू कश्मीर जाएं तो डोगरा का इतिहास आपको पढ़ाया जाता है, आप दक्षिण में जाएं तो विजयनगर का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम मध्य प्रदेश में आते हैं या छत्तीसगढ़ में आते हैं तो जिस समाज के गौरवों ने यहाँ पर 1100 साल प्रत्यक्ष शासन किया, उनके बारे में इतिहास बिल्कुल नदारत है। ऐसा नहीं है कि तथ्य है नहीं, बहुत सारे, सातवाहन की बात करें तो उसके जो समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं उसमें उसकी बात आती है। और आचार्य चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य ने जब बात कही है तो उसमें कहा है कि आठविक क्षेत्र, इस क्षेत्र के बारे में बात करी है। यहाँ पे आपको अशोक के शिलालेख मिलते हैं। मैं जहाँ जबलपुर से आता हूँ वहाँ पे अशोक के शिलालेख हैं। नागवंशियों के गुप्त साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध हुए थे। वो नागवंशी कौन थे? तो जिन्होंने नागपुर बसाया, जिन्होंने छोटा नागपुर बसाया, एक रूप में उरांव, मुंडा, गोंड, संथाल सभी को नागवंशी की संज्ञा से ही माना गया। ये नागवंशी राजाओं का क्षेत्र है। ये नागवंशी राजा थे जो पहाड़ों पर रहते थे। लेकिन इतिहास ने कभी भी ऐसा नहीं कि किसी ने पढ़ाया नहीं और हमने भी उसकी चेष्टा नहीं की। तो चूंकि मैं एक शोध संस्थान का कमिश्नर भी हूं, तो बहुत ये होता है कि हम भावनात्मक बातें तो खूब कहते हैं, तथ्यात्मक बातें क्यों नहीं कहते हैं। तो जो वैक्यूम है छत्तीसगढ़ का इतिहास, या हम कल्चुरी तक तो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद एक सडनली इतिहास हमें केवल मुगल इतिहास पढ़ाया जाता है। बीच में कहाँ गया हमारे 1000 साल का इतिहास? किसने चुरा लिया? ऐसा तो नहीं कि इतिहास नहीं है, इतिहास है, लेकिन क्या है, सो कॉल्ड लोगों को अपनी राजनीतिक संतुष्टि के लिए या किसी तुष्टीकरण के लिए वो इतिहास को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि आपको जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया, मैं यूपीएससी का विद्यार्थी रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया में हमको एक चश्मा कि दे दी तुम्हें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत में 2 अक्टूबर हुआ है। तो जब आप ये नैरेटिव सेट करते हैं कि भैया तुमको तो मांग कर ही मिला है, तो जिन्होंने लड़कर संघर्ष किया उनको आप इतिहास में क्यों याद करोगे? यहाँ तो खड़ग, ढाल, तीर, कमान, भाले, भर्ची, जो कुछ था उससे लड़ाई लड़ी है। और आप इनकी बात करोगे तो जो एक परिवार का और एक ही विचारधारा ने आपको आज़ादी दिलाई है, उसका महिमा मंडन कैसे होगा, उसका यशोगान कैसे होगा? मैं एक पूरा अल्टरनेटिव मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया में इसकी रिसर्च हुई है कि हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस थ्रू रेवोल्यूशनरी रूट्स। हमें तो बता ही नहीं गया कि वो जो
आपको आजादी बताई जा रही है, दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पावर ट्रांसफर। सही वास्तविक आजादी तो मिली थी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का झंडा लहराया था, उसके दबाव में। सही आजादी तो इसलिए मिली थी कि ये जो जितने जनजातीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, अगर ये दोबारा उठ खड़े हुए तो शायद अंग्रेजी सेना के पास ना असलाह था, ना उतनी सेना थी कि वो इस विद्रोह की क्रांति को दबा पाते। इसलिए एक सो कॉल्ड एक सेफ्टी वॉल थ्योरी लाई गई कि साहब वो तो उन्होंने संघर्ष किया, कॉन्फ्रेंसेस पे कॉन्फ्रेंसेस हुए, और अंत क्या हुआ? उस मातृभूमि के 3 टुकड़े कर दिए। क्या हश्र हो रहा है आज हम देख रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल है। कल 5 अक्टूबर है, रानी दुर्गावती के 500वें वर्ष हैं, और कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 माह 10 दिन बाद जनजाति गौरव दिवस है, जिसमें कि बाबा बिरसा मुंडा के जन्म के लगभग हम 150वें वर्ष में शुरू कर रहे हैं। पूरा वर्ष भारत सरकार उसको मनाने वाला है। मैं थोड़ा आपको, चूंकि आप सब लोग विद्वत लोग हैं, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में लेकर जाना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में जनजातीय इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, या जनजातीय इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है। लोग सोचते हैं अरे जनसंख्या तो 10% है, लेकिन जब भारत का जैसे कालचक्र लीनियर नहीं है, सर्कुलर है, उसी प्रकार भारत की जो हिस्ट्री है वो भी डेमोग्राफी में एक्स एक्सिस पे नहीं थी, वो वर्टिकल एक्सिस पे थी। थोड़ा टेक्निकल है, सब विद्वत हैं समझेंगे। ये वर्टिकल एक्सिस ज्योग्राफी क्या है? तो भारत में शासन की 3 लेयर थी, और वो लेयर एक दूसरे पे ओवरलैप करती थी। कैसी 3 लेयर थी? हम अक्सर वनवासी कल्याण आश्रम में बोलते हैं कि ग्रामवासी, नगरवासी, वनवासी, ये 3 ज्योग्राफिकल लेयर है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जब भारत इतने वर्षों से शासन कर रहा था, तो भारत में एकमेव शासन नहीं होता था कि ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ मेरा राज्य वहाँ नहीं। एक व्यवस्था के तहत शासन होता था। मतलब जो कल्चुरी राजा थे वो व्यापारिक राजा थे, और वो ट्रेड रूट से सीधे संपर्क में थे। मतलब व्यापार के लिए अगर कोई सोवरेन स्टेट होगी तो इसी स्टेट में रह के वो व्यापार का एक अधिकारी था। इसलिए हम कहते हैं कि जो जिसको हम नगर बोलते हैं, नगर मूलतः नदियों के और बंदरगाहों के मुहाने पर थे। तो एक शासन व्यवस्था वो थी जो बंदरगाहों और नदियों के किनारे थी। वो शासन व्यवस्था ग्राम से आने वाले और वनों से आने वाले संसाधनों को एकत्रित करती थी, उनका विनिमय करती थी, और उसके बदले उन लोगों को बकायदा उसका जो भी लाभांश होता था वो दिया जाता था। ये व्यवस्था लिखी हुई है। ये व्यवस्था आयुर्वेद के काल से लिखी हुई है कि आपने तो अभी एलोपैथी खाने लगे, लेकिन पहले उपचार कैसे होता था? उन्होंने कहा साहब ये वाली जड़ी बूटी चाहिए, तो क्या वो जड़ी बूटी शहरों में मिलती थी? क्या वो गांव में मिलती थी? वो जड़ी बूटी जंगल में होती थी। और ये लिखित है कि मसालों के ट्रेड में भी, जैमुरिन ने भी ये लिखा है कि जितने भी लोग ये सब लाते थे उनको बेचने के बाद उसका बाकायदा अकाउंटिंग होती थी। रेवेन्यू ऑफिसर उसको वापस उस गांव के मुखिया को उसका लाभांश देते थे। तो कभी एक दूसरे से वर्ग संघर्ष हुआ ही नहीं। दूसरी व्यवस्था थी ग्राम की व्यवस्था। तो एक व्यापारिक राज्य व्यवस्था थी, एक ग्राम की राज्य व्यवस्था थी। वो राज्य व्यवस्था क्या थी? वो राज्य व्यवस्था में जो अन्न उत्पन्न होता था उस अन्न का कराधान होता था, वो अपने क्षेत्र नियमित थे। और जो तीसरी व्यवस्था थी जिसे हम आरण्यक व्यवस्था बोलते हैं, जिसे वन बोलते हैं, उस पर जिसे हम आरण्य बोल रहे हैं, मतलब वनों पर कोई भी रण नहीं होता था। कि वन सामुदायिक सभ्यता थे, वन सामुदायिक संस्कृति थे, वनों पर किसी ने भी जाकर युद्ध नहीं किया। और तीनों की अपनी राज व्यवस्था है, तीनों अपनी राज व्यवस्था पे चल रहे थे। तो हमें इतिहास में व्यापारिक इतिहास तो पढ़ाया जाता है, हमें ग्रामीण ये तो बताया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि उस वक्त पर भारत का 65% क्षेत्र 65% क्षेत्र वन था। मतलब 65% क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उनकी भी तो कोई राज व्यवस्था होगी। और मैं अक्सर सोचता हूं कि ये बोला जाता है कि साहब वन का मतलब पिछड़ा होना नहीं था,
और वन का मतलब यह भी नहीं था कि साहब वन में थे तो उन्हें आभूषण का बोध नहीं था, उन्हें राज व्यवस्था का बोध नहीं था, उन्हें जल प्रबंधन का बोध नहीं था, उन्हें सारे बोध थे, वो भी एक राजकीय व्यवस्था में थे। आज जिन्हें आप पहाड़ों के राजा बोलते हैं, क्या वो राजा किसी से कम है? तो तीनों स्तरों के राजा अपनी अपनी स्तर पर थे, तीनों की दैवीय संप्रदा अपनी अपनी स्तर पर थी। जो व्यापारिक राजा थे उनका जो केंद्र था वो राष्ट्र की उन्नति के लिए एक वातावरण प्रवाह करना था। बीच के जो ग्रामीण क्षेत्र थे जहाँ कृषि होती थी, वहाँ के लोगों को अकाल का कोई शब्द हमने सुना नहीं इतिहास में। और जो तीसरा राज्य व्यवस्था थी, ये सबसे ऊपर की राज्य व्यवस्था थी। शिवाजी महाराज ने कहा है देव, धर्म और राष्ट्र। तो प्रधानता किसकी थी? सबसे बड़ी प्रधानता जो वनों में रहने वाले समाज थे। अगर आप देखें, कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड था। आप भारत का नक्शा देखें और मीन सी लेवल से एक सी लेवल ऊपर कर दें तो उस वक्त पूरा पूरा जंगल था और वो कंटिन्यूटी थी। तो जिस हम गोंड समाज की बात कर रहे हैं, गोंड समाज का नाम शब्द गोंड स्वयं इस समाज ने नहीं दिया है, ये बाहरी लोगों ने दिया। सबसे पहले आईने अकबरी में इसका उल्लेख आया है। आईने अकबरी ने इसको गोंडवाना कहा, गोंड वन को गोंडवाना कहा है। लेकिन गोंड थे कौन? तो सबसे पहले जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले जो नाम आता है चांदा, जो आज चंद्रपुर है, चंद्रपुर में एक स्वतंत्र रेवेन्यू व्यवस्था के साथ लगभग 8वीं शताब्दी में यहाँ पर एक राज्य व्यवस्था शुरू होती है गोदावरी के उत्तर पथ से। 9वीं शताब्दी में बकायदा सिरपुर के जो गोंड राजा थे वो चंद्रपुर आकर अपनी एक राजधानी स्थापित करते हैं और बकायदा एक कराधान है और उसके काकतिया के साथ और कलचुरियों के साथ पूरे संबंध मिलते हैं। तो 9वीं सदी से ये राज व्यवस्था चंद्रपुर से शुरू होती है। तो गोदावरी से ये व्यवस्था हम देखें वहाँ से मिलती है, धीरे से ये विदर्भ में आती है, विदर्भ से धीरे आकर 2 ब्रांचेज, एक इसकी इंद्रावती की तरफ चली जाती है और दूसरी ब्रांच इसकी नर्मदा की तरफ चली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में एक बड़े स्तर पर, जैसे हम अगर इसकी सीमाएं देखें तो आज का जो खंडवा है, जिसे खांडव बोलते हैं, खंडवा की सीमा उसकी पश्चिमी सीमा थी। सोनभद्र में आज भी वहाँ पर राजा है यूपी के। ये कहाँ तक का विस्तार हुआ है? सोनभद्र में उत्तरी सीमा है, पूर्वी सीमा आपके जयपुर नगर उड़ीसा के पास है। उड़ीसा में जैसे आप कोरापुट आज मानते हैं, वहाँ जयपुर नगर का जो राजा है कुरूपम, वो एक गोंड राजा है। तो कोरापुट उड़ीसा ये हमारी पूर्वी सीमा है। और दक्षिणी सीमा की हम बात कर रहे हैं तो राज व्यवस्था जो चंद्रपुर की थी उसकी नीचे तक की व्यवस्था आज गोदावरी के उत्तर तक मरकापुर तक है, जो कि तेलंगाना में है। तो आज कोई कहे कि एक राज्य तक सीमित नहीं थी व्यवस्था, तेलंगाना से लेके उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से लेके पूरे मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक, कर्नाटक तक, ये इतना विशाल साम्राज्य में ये समाज रहा है और इनकी राज व्यवस्था रही है, शासन व्यवस्था रही है। सोने के सिक्के चलाए हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में संग्राम शाह का सिक्का है। लेकिन इतिहास में सिस्टमेटिक रूप से इसलिए अलग कर दिया क्योंकि धर्मांतरण के लिए जनजातियों के इतिहास को मिटाना जरूरी था। क्योंकि अगर गौरवशाली इतिहास रहेगा तो धर्म क्यों बदलेगा? इसलिए जरूरी था कि इनका पूरा इतिहास मिटाया जाए। ये कहीं विद्रोह ना कर दें, इनके अंदर राजकीय व्यवस्था की अनुभव है, कहीं ना कर दें, इसलिए इनका इतिहास ही मिटा दो। क्या बता दो, अरे ये तो जंगल में रहते हैं, अरे इनको तो कुछ आता जाता नहीं है। ऐसा नहीं था। जो लोग सोने में ट्रेड करते थे, राजा संग्राम शाह ने संस्कृत में रस रत्नमाला लिखा है, राजा हृदय शाह ने संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने संगीत के 3 विधाओं पे ग्रंथ लिखे हैं। तो जो 15वीं शताब्दी में जो राजा हुए 1410 में, जब वो संस्कृत बोलते थे, वो तेलुगु बोलते थे, वो अन्य भाषाएं बोलते थे, तो आप ऐसे प्रांजल समाज को, वैसे अभिजात्य समाज को एक लेबल चिपकाकर हमने एक बहुत पिछड़ा निरीह समाज बना दिया है। इसीलिए जब हम अपने समाज के गौरवशाली इतिहास को भूल जाते हैं तो हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी भूल जाते हैं। अभी जो फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, माहेश्मती, आपने सुना होगा, वो जिस कल्पना की बात कर रहे हैं वो कल्पना तेलंगाना के ऊपर उस राज्य की थी जहां पर सोने का अकूट संपदा थी। जो माहेश्मती की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग मंडला मानते हैं, एक फिल्म आई थी ना, क्या, बाहुबली, क्योंकि आंध्रा के लिए वो अपहिल पे एक राज्य था जो नदियों के ऊपर था, जहां पर इतनी अकूत संपत्ति थी, इतना वैभवशाली राज्य था। उस राज्य की हम बात कर रहे हैं।
तो लेकिन इतिहास ने सिस्टमेटिकली इस पूरे राज्य के आज भी आप यहाँ के सिरपुर की बात करें, ये सिरपुर इसलिए आया क्योंकि जो नीचे से गोंड आए उन्होंने वहाँ के सिरपुर को यहाँ पर भी सिरपुर में बसाया, और कल्चरियों के उनके साथ व्यापारिक संबंध थे, जैसा मैंने बताया कि जिस तरह से संबंध थे। तो एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन रानी दुर्गावती का इतिहास जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उस गौरवशाली इतिहास का एक सबसे बड़ा संक्रमण काल है मोहाना, जहां पर रानी दुर्गावती खड़ी हुई। अगर आप इस पूरे 1100 वर्षों के काल में अगर आप देखें तो सबसे स्वर्णिम काल 16 वर्ष का उनका राज शासन का काल रहा है, और राजमहिषी की उपाधि के साथ देखें तो लगभग 26 वर्ष तक उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था संभाली थी। राजमहिषी की उपाधि गोंड समाज में रानी को दी जाती थी। उसको जाने बिना, उनके वैभव को जाने बिना हम भारत के इतिहास में हम यहां तक कहें कि भारत की राज व्यवस्था में महिलाओं का क्या योगदान है उसको जान ही नहीं सकते हैं। भारत का इतिहास तब तक अधूरा है जब तक कि हम ये ना जाने कि रानी दुर्गावती का इतिहास उस वर्ष उस समय की महिलाओं की राजकीय स्थिति का इतिहास है। अराउंड द वर्ल्ड इन 50 डेज एक नॉवल है, अंग्रेजी में सुना होगा लोगों ने। उस नॉवल का सेंट्रल प्लॉट क्या है? सती प्रथा। क्या सती प्रथा अक्रॉस इंडिया एक कॉमन प्रथा थी? नहीं, बहुत ही छोटे पॉकेट्स में कहीं पर कुरीतियों के रूप में पनपी होगी, बंगाल में जिस प्रचुरता में रही होगी, लेकिन बंगाल के बाहर सती प्रथा का कहीं पर उल्लेख ऐसे तो नहीं मिलता। और जब रानी दुर्गावती को पढ़ते हैं तो एक वैधव्य को प्राप्त महारानी जिन्होंने तख्ती पर गद्दी पर अपने पुत्र को बैठाया और 16 साल शासन किया, तो कोई इस नैरेटिव की बात तो करता नहीं है। पूरी दुनिया में भारत की महिलाओं का हाल कैसा था? वो असूर्य थी, मतलब सूर्य नहीं देखती थी, अशिक्षित थी, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उनको ये हाथ भर का घूंघट था। फिर ये कोई क्यों नहीं बताता कि रानी दुर्गावती को घुड़सवारी आती थी, उनको बंदूक चलाना आता था, उनको सारे शस्त्र चलाने आते थे, उनके पास रामचेरी उनकी जो सहेली थी उसके साथ 7 बटालियन थी जिसमें केवल महिला सैनिक थी। उनके राज्य में महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था थी जिसको पढ़ाने के लिए बनारस से और मिथिला से केवल महिला विदुषियाँ आके उनको पढ़ाती थी, उनको पूरी चीज़ें दी जाती थी। तो हमने तो इतिहास में ये सुना ही नहीं है, रानी चेन्नम्मा की बात हमने नहीं सुनी है। तो हमने तो सिर्फ ये एक मेल डोमिनेटेड जो आजकल का नैरेटिव चल रहा ना साहब, हाँ फेमिनिन है क्या, तो बोले वो बिंदी लगाना तो दिक्कत का काम है, बोले वो तो आपके ऊपर ये टैग है, बोले साड़ी पहन रहे तो ये गड़बड़ है, बोले वो वामपंथी पुरुष साड़ी पहन के घूमे तो उनको महिला विमर्श नहीं दिखता। तो जो एक विमर्श का युद्ध चल रहा है स्वतंत्र स्वच्छंद नारी के लिए क्या है, मतलब उसकी जितनी सांस्कृतिक पहचान है वो खत्म करने का जो विमर्श चल रहा है उसके लिए कुछ है ही नहीं क्या हमारे पास? उस विमर्श को तोड़ने के लिए रानी दुर्गावती का विमर्श बहुत जरूरी है। भारत देश में आर्य आए और उन्होंने सब पे शासन किया, सब पे शोषण किया, उस विमर्श को तोड़ने के लिए बताना जरूरी है कि भारतवर्ष में भी 1100 वर्षों तक यहाँ के जनजाति समाज, आदिवासी समाज ने शासन किया है और उनके साथ सभी लोग रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जितने भी मिथिला के पूर्वांचली लोग रहते हैं सबको इस शासन ने मिथिला से लेकर वहां पर बसाया, वाजपेयी यज्ञ कराया। कोई पूछता है क्यों कराया भाई, और मिथिला से ही क्यों लेकर आए? तो क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में कछार समाज के लोगों को, मतलब जो पानी में काम करते हैं, जब उनकी शिक्षा व्यवस्था की बात करी तो कुछ लोगों ने कहा ये तो मछली जैसे महकते हैं, इनको हम शिक्षा देने कैसे जाएं, क्योंकि वो तो मछली का व्यापार करते हैं। तो राजा संग्राम शाह ने कहा लेकिन मेरी प्रजा अनपढ़ कैसे रहेगी? तो वाराणसी वालों ने बोला भाई हम तो, हमारा कुछ नियोजन है, हम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कोई तो होंगे जो हमारी इस प्रजा को पढ़ा सकते हैं। बोले हाँ एक उपाय है, बोले मिथिला के ब्राह्मण मछली खाते हैं, उनको मछली से कोई दिक्कत नहीं है, और ये लोग जो मछली लाएंगे मछली का ही उनको मछली शिक्षा, जो गुरु दीक्षा मछली के फॉर्म में देंगे। आप मान के चलिए कि समाज के हर तबके को शिक्षा देने की व्यवस्था देने वाला एक राज शासन है। ऐसा नहीं था, ऐसा राज शासन। लोग बहुत विरोध करते हैं कवितावली में, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि गौण गंवार नेपाल मह, न साम न दाम न दंड, न साम न दाम न भेद, दंड देवत केवल दंड कराल। वो कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो ये राज्य है, गौंडों का राज्य है,
इसमें ये साम दाम भेद पे भरोसा नहीं करते। इनके यहाँ राज व्यवस्था एक ही है, वो है दंड, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो कोई भी हो, दंड कराल होगा और दंड समान होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं। उनकी दृष्टि में ये है कि वो ऐसे राजा हैं जिसको उन्होंने गवार की संज्ञा दी, लेकिन वास्तव में राजा वो वैसे ही थे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सब बराबर हैं, शिक्षा पाने का बराबर का अधिकार है, कर देने का बराबर का, और अगर कोई दंड होगा तो दंड भी बराबर का मिलेगा और कराल मिलेगा और समान मिलेगा। इसीलिए गोंडवाना क्षेत्र में कोई चोर नहीं आता था, क्योंकि उसे पता था यहां पकड़े गए तो दंड कराल मिलने वाला। एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था, जब रानी दुर्गावती का उल्लेख करते हैं तो क्योंकि इस विषय पे मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन हमारे पास समय की व्यवस्था है, मेरी खुद की फ्लाइट है। लेकिन मैं इस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप इसको केवल एक स्पीच समझकर ना लें। आई वॉन्ट टू गिव यू थ्रेड्स ऑफ रिसर्च, जिसके ऊपर हर क्षेत्र का व्यक्ति कुछ ना कुछ रिसर्च कर सकता है। आगे की आने वाली सदी डेटा की सदी है और नैरेटिव के युद्ध हैं। उन युद्धों को लड़ने के लिए आप केवल भावनात्मक बोल देंगे साहब हाँ हम बहुत सम्मान करते, नहीं चलेगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन विथ फैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लिटरेरी एविडेंसेस, कॉइन एविडेंसेस। आपको बताना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे थीं, वास्तव में किस तरह स्वर्णिम काल था हमारा। तो जब रानी दुर्गावती की बात करते हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हजारों वर्षों का जो राजकीय भारतीय व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का एक मुगल व्यवस्था में ट्रांजिशन का वो काल था। रानी दुर्गावती कोई सामान्य परिवार से नहीं थी। उनके जो दादा थे विद्याधर, उन्होंने गजनी को आने से रोका था, और जिसे कलिंजर की जिस किले में पैदा हुई थी उसे जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता है, कि कलिंजर पे कोई और राज्य शासन कभी जीता ही नहीं। इतना बड़ा शेरशाह सूरी राजा मारा गया 1545 में, किस किले में? शेरशाह सूरी कलिंजर के किले में मारा जाता है। तो रानी दुर्गावती का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो केवल बहुत से लोग बहुत सारी चीजें लिखते हैं, काल्पनिक कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन कहानियों को इतिहास नहीं माना जा सकता। उनके बारे में कंटेम्प्रेरी एविडेंसेस हैं। इवन सदर्न इंडिया में उनके बारे में कंटेम्प्रेरी एविडेंसेस हैं जहां उनके साथ ट्रेड किया गया। लेकिन हमको तो केवल आईने अकबरी में रहा है, जो लिख दिया वो मान लिया हमने। आईने अकबरी में अबुल फजल क्या लिखता, वो क्यों लिखता, वो था क्या, वो तो दरबारी था। उसको जितने ज्यादा सिक्के मिलेंगे वो जीतने वाले की उतनी बड़ाई करता और हारने वाले की उतनी बुराई करता। लेकिन आईने अकबरी में जो अकाउंट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेट हुआ युद्ध के बाद, उसकी बात करें तो कंटेम्प्रेरी पिछले 10 युद्धों में नहीं हुआ। आप आईने अकबरी में केवल कितना अकाउंटेड मनी आया है अगर उसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि चित्तौड़गढ़ की लड़ाई के लिए जो रसद और जिस पैसे की उपलब्धता हुई उसके कारण वो चित्तौड़गढ़ पे लड़ पाए। चित्तौड़गढ़ पे बिना हाथियों के युद्ध नहीं किया जा सकता था। लिखा हुआ है 570 से अधिक ट्रेंड वॉर एलिफेंट जो आसफ खां था वो लेकर गया। कितने? 570 से अधिक ट्रेंड वॉर एलिफेंट। उन्होंने ट्रेंड वॉर एलिफेंट सुने ही नहीं थे, लेकिन जब वो लेकर गया उसे महावतों को तो उसने मार दिया था। उसे लगा कि हाँक के ले जाएंगे, लेकिन वो ट्रेंड वॉर एलिफेंट जंगल में भाग गए। ये आईने अकबरी में लिखा जाता है। उसको लगा कि मैं तो अकबर को रोन दूंगा, इतनी बड़ी सेना है, ये लिखा है उसमें। उसको पकड़ के लाया गया था क्योंकि उसने इतनी अकूत संपत्ति उसको मिल गई थी। खिलजी के समय के सैकड़ों अशरफियों से भरे अकूत उनको चौरागढ़ में सोने प्राप्त हुए। और जब इतना सोना प्राप्त हुआ तो कड़ा का आसफ खां सोचता है कि अरे इस अकबर को तो मैं रौन दूंगा। तो बनारस के पास फिर वो एक सेना भेजता और उसको वापस बंदी बनाकर उसको मारा जाता है। लेकिन आप इस इतना गौरवशाली इतिहास है, आप उसको पढ़ें, 7 घाटी का युद्ध पढ़ें कि मुगल सेना को 3 बार धकेलने पर किसी ने मजबूर किया। उससे पहले तो सब उसके सामने थाल बिछा देते थे। उसका पैटर्न क्या था? चिश्ती लोग आएंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे किसी भी राज्य में, चिश्ती सभी जगह, और वो फिर राजा को संदेश देंगे कि साहब ये आ रहा है, बहुत बड़ा बादशाह है, मुमल्लुक है, यहाँ कहाँ से आया है। उसकी हाइट क्या थी? 5 फुट 2 इंच। घोड़े पर तो चढ़ नहीं पाता था, उसके लिए घोड़ियाँ मंगाई जाती थी फिरदौस से स्पेशल। एक युद्ध उसने कभी किया नहीं। जितने युद्ध किए वो किसने किए? उसके सेनापति ने।
और उसको गाजी की संज्ञा दे दी गई साहब। हाँ कि साहब ये तो गाजी था। इतना बड़ा नाहक डरपोक मुगल सम्राट कहीं देखा नहीं। एक लड़ाई बता दो जिसने उसने लीड किया हो। आप फतेहपुर सीकरी चले जाएं, सारे दरवाजों की जो हाइट है 5 फुट 5 इंच है। क्यों? क्योंकि बादशाह आलम झुकना पसंद नहीं करेंगे, तो बाकी लोग घुसे तो झुकें और बादशाह आलम सीधे चलें। बादशाह आलम की ये हालत थी कि बादशाह आलम घोड़े पे नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन वो द ग्रेट अकबर लिखाई गई। और वो 5 फुट 2 इंच के आदमी के लिए आपने किसको चुना? ऋतिक रोशन को। 6 फुट का आदमी। आप बहादुर शाह जफर की फोटो देख लें, मिल जाएगी आपको, उसका रंग क्या था, लेकिन आपने चुना ऋतिक रोशन को। तो ये जो नैरेटिव है ना कि अकबर को महान बनाना है, तो रानी दुर्गावती का इतिहास को समूल मिटाना पड़ेगा। 42 साल की महिला ने 22 साल के अकबर से ये कहा, जो उनके महापात्र थे, और महेश ठक्कर ने ये लिखित है कि आपको जिस भी शस्त्र में पारंगत हासिल हो वो शस्त्र लेकर आप मुझसे लड़ लें। क्योंकि डिप्लोमेसी चल रही थी, ऐसा नहीं था कि बातचीत नहीं हो रही थी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता कौन थे, ये बातें तो आपको नेट पे मिल जाएंगी। लेकिन मैं कुछ आया हूं तो कुछ वो बात बताऊं जिसके पीछे कुछ एविडेंसेस हैं। क्योंकि नैरेटिव तो वो है जो होता नहीं है, जो वास्तव में काउंटर नैरेटिव है, जो हमें बताया नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा क्या उससे ये कहा, ऐसा नहीं था कि संग्राम शाह के समय मुगल और उनके साथ नहीं थे, कोई आया नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो राजा संग्राम शाह थे, उन्होंने उसके एक विद्रोही को पकड़कर उसको दिया था खिलजी के समय पर। तो ऐसा नहीं था कि दिल्ली दरबार से उनके वार्तालाप नहीं थे, संवाद नहीं थे। जब खिलजी के समय पर दिल्ली दरबार के साथ गोंडवाना साम्राज्य के शासक वार्तालाप कर रहे थे, एक विद्रोही को पकड़कर दे रहे थे, और उसके बदले में खिलजी ने उनको इतनी सारी अशर्फियां दी। वो अशर्फियां उनको खिलजी के बाद जब रानी दुर्गावती कड़ा मानिक आए तो उसको मिली। तो मतलब इतना पैसा आदान प्रदान हो रहा था। तो ऐसा नहीं थी कि राज्य की व्यवस्था का पता नहीं था, उनको उनकी भाषा की जानकारी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब रानी दुर्गावती से युद्ध होता है तो रानी दुर्गावती ने अकबर से कहा कि तुम 22 साल के गाजी हो, तुम 42 साल की विधवा से जो अस्त्र तुम्हें चाहिए, तलवार भाला जो चाहिए, उससे 1 to 1 फाइट करो, मेरे राज्य के किसी व्यक्ति का लहू ना गोरे, और अगर मैं हार जाती हूं तो मेरा सारा राज्य तुम्हारा। उस सो कॉल्ड 22 साल के युवा द ग्रेट अकबर के पास इतनी कुवत नहीं थी कि 42 साल की विधवा के सामने 2-2 हाथ कर पाए। और हम उसे इतिहासों में स्वर्णाक्षरों में द ग्रेट अकबर का नाम देते हैं। जो एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था वो ग्रेट अकबर, और जिस महिला ने 50-52 युद्ध लड़े उस महिला का इतिहास में कोई नाम नहीं। लेकिन अकबर को जरूरत क्या पड़ी यहीं पर आक्रमण करने की? तो एक तो बात थी कि एक गद्दार निकल गया, और दूसरा बाज बहादुर, जिसका आपने बड़ी प्रेम कथाएं सुनाई जाती मांडू के महल की, क्या रानी रूपमती और बाग बहादुर। उस बाज बहादुर और उसके चाचा को 17 बार 16 साल में 17 युद्ध किए रानी दुर्गावती ने। हर वर्ष वो आता था सेना लेके और उसको रायसेन में ही निपटा देते थे। कहां पर? रायसेन की सीमा से वो कभी आगे नहीं आया। और जब उसने देखा कि मैं तो पिटते ही जा रहा हूं, मेरा चाचा मर गया, चाचा को तीर लगा, और सारे युद्ध किसने लीड किए? रानी दुर्गावती ने। लिखित है, आप पढ़िए, उसमें वो लिखता है, वो बताता है। और वो अकबर के सामने फपक के रोया कि देखो मैं तो मोमिन हूं और एक काफिर विधवा ने मुझे हरा दिया है, तो तुम भी मोमिन हो, तुम्हारा ईमान है कि पहले तुम उसे हराओ और अपने हरम में उसको लेकर आओ। ये भड़काया गया, वरना उनको क्या पता था। फिर वहां से यहां से गुप्तचर गए, उन्होंने बताया कि गढ़ा का राज इतना बड़ा है कि गुजरात में जितना अन्न पैदा होता है, राजस्थान में जितना अन्न पैदा होता है, वहां की सारी लड़ाइयों के लिए यहाँ की पैदा होने वाला अन्न उस लड़ाइयों को पूरा कर सकता है, असला की बात कर सकता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसे 24 जून होता है, युद्ध होता है, अकूट युद्ध हुआ है। और द ग्रेट बैटल्स बाय विमेन वॉरियर करके एक इतिहासकार है, उन्होंने 7 ग्रेट विमेन वॉरियर्स की बात की है। उसमें तीसरे नंबर पर रानी दुर्गावती हैं, उसके ऊपर उन्होंने फ्रेंच और बाकी उनका लिखा है, मॉडर्न है वो। लेकिन कंटेम्पररी वॉरफेयर में दुनिया की तीसरे नंबर की महिला जिन्होंने लीड किया, और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक
मेरे पास इसके सबूत हैं कि उनकी जो उनके ऐसा नहीं कि केवल घोड़े पे बैठ गए थे, व्यूह रचना कर रही थी, अर्धचंद्राकार व्यूह रचना हो रही थी। उनके पास घुड़सवार सेना थी, उनके पास तीरंदाज सेना थे, उनके पास हस्ती सेना थी, उनके पास अश्व सेना थी, उनके पास आग वाले आग्नेय अस्त्र थे। ये सारा स्ट्रेटजी बनाकर मुगल सेना को मार रहे थे। लेकिन एक ही चीज थी जो उनके पास नहीं थी, वो था जो अफगानों और मुगलों के पास, तुर्कों के पास था, वो चीज थी बारूद। क्योंकि जो चीन से बारूद का आविष्कार हुआ और ट्रेड रूट, सिल्क रूट पर उस बारूद को संभालने वाले जो कारिंदे थे वो केवल उनके पास थे। कोशिश हमारे यहाँ पर भी हुई, मतलब उस वक्त पे भी भरमार बंदूकें रानी दुर्गावती के पास भी थी, जिसमें कि गन पाउडर का उपयोग करके अस्त्र चलाए जाते थे। लेकिन तुर्क्स के पास जो एक विशेष, चूंकि बेजेंटाइन से लेकर वहां तक थे, उसकी एक पूरी रसद थी। हमारे पास तोपखाना नहीं था, तो हम हारे तोपखाने से। क्योंकि जब बात आई रानी दुर्गावती की, तो जिसको हम नर्रई नाला का युद्ध बोलते हैं, जो बरेला की बात की जा रही है, वो तीसरा युद्ध था। पहला युद्ध सिंगौड़गढ़ किले पर हुआ और समय ऐसा चुना गया कि बारिश के कारण उनके इतने सारे जो राज्य थे वहां से कोई सैनिक मूवमेंट ना कर पाए। उन्होंने संधियों के लिए लिखा है। उनकी खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी, जो सारे गढ़ों के पास 10-10 हजार की स्टैंडिंग आर्मी थी, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन उस वक्त पे जून में बारिश की आमद हो जाती थी और रास्ते कट जाते थे। तो जब सिंगौड़गढ़ का युद्ध है, तो वो युद्ध के लिए भी वो जो कड़ा मानिकपुर से आया, उसको किसी ने बताया कि तुम गोंडवाना में उत्तर से और पश्चिम पूर्व से घुस ही नहीं सकते। ये बताने वाला एक गद्दार था जो यहां से वहां गया था। उसने कहा अगर आपको गोंडवाना में प्रवेश करना है, मतलब आप रीवा के क्षेत्र से, क्योंकि इतना घना जंगल था कि वहां पर कोई युद्ध की संभावना ही नहीं थी, तो उसने कहा कि अगर आपको एंट्री करनी है तो प्लेन से एंट्री करनी पड़ेगी। और ये जो गोंडवाना था उस वक्त, वहां का प्लेन कहां पर था? बुंदेलखंड तरफ। तो वो आया कहां से? पन्ना से होते हुए नीचे होते हुए प्लेन से, क्योंकि यहां पर उसका तोपखाना आ ही नहीं सकता था। यहां तो सब अनइवन लैंड था, सोने का करेला था। तो वहां से वो तोपखाना लेकर आए। लेकिन पहली बार सात घाटी के युद्ध में उन्होंने लगभग कहते हैं 3000 मुगल सैनिकों को मारा, क्योंकि वहां पर भी जंगल तो था, युद्ध तो हुआ, लेकिन युद्ध की जो व्यवस्था होती थी वो पुश बैक किया उन्होंने। वहां से जब निकले तो दूसरा जो किला है, आप अगर जाएं, सिंगौड़गढ़ का किला है, देखने लायक किला है, पहाड़ियों पर है, और उनकी पहली राजधानी थी उस वक्त पर जब राजा संग्राम शाह थे। लेकिन चूंकि वही है प्लेन के तरफ थी, तो उन्होंने अपनी राजधानी को उठाकर गढ़ा मंडला से चौरागढ़ किया था। उसी के 4 साल पहले की बात थी। सिंगौड़गढ़ का युद्ध होता है, उस युद्ध में वो भी करते हैं, लेकिन उनका तोपखाना आ जाता है, तो वहां से उनको युद्ध में बैक ट्रैक करना होता है। बैक ट्रैक किया उन्होंने। दूसरा युद्ध मदन महल किले के नीचे सूपा ताल में हुआ। ये सूपा ताल का नाम शब्द क्या है? उसमें लिखा हुआ है कि लगभग टोटल 48,000 लोग मरे हैं। छोटा मोटा युद्ध नहीं था, कुल जनहानि, लोग सब उसमें कहते हैं कि 5-6 हजार लोगों को, वो जो तालाब था वो रानी दुर्गावती के गढ़ा साम्राज्य की मेन कॉलोनी थी, वहां पर लोग रहते थे। और जब उन्होंने मोर्चा लगाया तो उन्होंने नीचे के रहवासियों को पकड़ लिया, और जो गाजी की बात हुई, वहां पर एक जो सेनापति था उसको भी गाजी की टाइटल, गाजी का टाइटल मिलता कैसे था? तो औरतों को और बच्चों को वहां पर खड़ा कर दिया। जो जबलपुर की डेमोग्राफी से परिचित है वो आज इमेजिन करें सूपा ताल के पास, और एक फारसा, एक ऐसे 2 घोड़ों में लेकर चलते थे। कैसे चलते थे कि जितने भी पुरुष थे सारे पुरुषों को एक लाइन से खड़ा किया और बोला या तो तुम धर्म बदल लो, नहीं तो तुम सबको मार दिया जाएगा। सारी महिलाओं को एक तरफ, बच्चों को एक तरफ, और जितने पुरुष थे, बच्चे भी जो थोड़े बड़े थे, सबको खड़ा किया। और 1-2 घोड़े से जो आरी जैसे तलवार लेके वो दौड़ते हुए चल गए, सबकी गर्दनें काट दी। ये इसको गाजी के तौर पे महिमा मंडित किया गया है। फिर उनके जितने मुंड मिले, उनका कहते थे 40 का एक स्तर बनाना होता था। गाजी के लिए 40 सरों का स्तर बनाना होता था। तो ऐसे 40 तो नहीं रख सकते, तो एक बेस बनता था, फिर उसका सर पे सर रखते हुए फिर वो गाजी की उपाधि
दी जाती। इतने निर्दोष लोगों को किया और पूरा तालाब खून से सल गया था, और जितनी महिलाएं थी सारी महिलाओं को ले लिया। लेकिन हमको क्या, हमें तो विद्याधर महाजन जैसा इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा है। हमने तो पूरे इतिहास में से अमन, प्रेम, गंगा जमनी तहजीब पढ़ी है साहब। हम तो दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जो अपने हुए अत्याचारों को भी डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, जो कि लिखे हुए हैं, कोई कपोल कल्पना नहीं है। इतनी नृशंस हत्याएं करने के बाद भी युद्ध होता है, सात घाटी का युद्ध होता है, जो आज जबलपुर में जो जानते हो वहाँ पर चूना भट्टी एक एरिया है रांझी के पास, जो मदार टेकरी से पहले, ये सारी टेकरियां बनी हैं क्योंकि वो मुस्लिम जहाँ जीते वहाँ बस गए। चूना भट्टी एरिया में भी युद्ध होता है, वहाँ पर भी उनको बड़ा युद्ध करते हैं। और अंतिम युद्ध की जब बात आती है तो नर्रई नाला के पास एक अर्धचंद्राकार व्यूह रचना बनाई जाती है, और ये तय था कि अगर वो अर्धचंद्राकार व्यूह रचना में मुगल सेना फंसती तो उनको भी जिस तरह उन्होंने काटा था तीर कमान से, उनको भी मार दिया जाता। उस व्यूह रचना को जीतने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि उनके जो 500 हाथी थे, मदमस्त वार एलिफेंट थे, वो मुगल सेना को बिल्कुल दबा देते पैरों में। कभी आप जाकर वहां की डेमोग्राफी को देखें, क्षेत्र को देखें, एक अर्धचंद्राकार रचना है, पूरे पहाड़ों से तीरंदाज बैठते, यहां से ये होता। लेकिन एक गद्दार था बदन सिंह, वो गद्दारी कर गया। उसने कहा साहब आप तो मरोगे, और रानी वहां से मंडला निकल गई, तो रानी को पकड़ना आपकी सेना की बस की बात नहीं, दुरूह जंगल था। तो उसने कहा रानी को पकड़ना है तो मैं आपको एक भेद बताता हूं, मुझे राजा बना देना। उसने पैसे लिए और ये बताया कि जहां नर्रई नाला है उसके ऊपर, नर्रई नाला के ऊपर एक स्टॉप डैम है जहां पे पानी भरा हुआ है। आप तोप खाने से उस डैम को तोड़ दो सुबह सुबह, तो जब आप उसे तोड़ दोगे तो जो हाथी हैं वो सूखे में लड़ते हैं, वो गीले में नहीं लड़ते। और बाढ़ पानी आने से हाथी अपने ही लोगों को मारते हैं। तो जब बात हुई तो रानी दुर्गावती ने कहा कि हम रात को ही हमला कर दें, तो अपने समय पे उधर के जो होते थे उन्होंने कहा नहीं, दुश्मन कैसा भी हो, राजधर्म बोलता है कि रात को हमला नहीं करते हैं। हमने रात को हमला नहीं किया, रात को हमला कर देते तो अलग ही कहानी होती। सुबह का इंतजार किया, और सुबह का इंतजार किया तो वही हुआ कि सुबह उन्होंने नर्रई नाला के बांध को तोड़ दिया, और पूरे नर्रई नाला के जो युद्ध क्षेत्र है, जैसा कि आप पलासी का युद्ध बोलते हैं, जिस बैटल ग्राउंड है उसमें पूरा पानी भर गया। लेकिन रानी को जब उनको बोला गया कि अब आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो आप ये रणभूमि छोड़कर चली जाएं, आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि यहाँ तो हार संभव है। तो रानी ने ये शब्द कहे, और ये शब्द उन्होंने लिखे हैं कि बेइज्जती का जीवन जीने से अच्छा है शौर्य का एक दिन। तो बोले मैं लड़कर मरने का, शौर्य का एक दिन की जीवन जीना पसंद करूंगी, इसके बजाय कि किसी मुगल से मैं डरकर भाग गई। तो पीढ़ियां, आज हम 500वां जन्मदिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अगर रानी दुर्गावती जान बचाकर भाग जाती तो जैसा ग्वालियर के पास एक राज्य है या बाकी जगह इन लोगों के जैसे वो पैसे वाले तो खूब हो जाते, लेकिन इतिहास में उनको गद्दार ही बोला जाता। तो उन्होंने गद्दारी से बेहतर शौर्य का जीवन चुनने का सोचा। और ये नहीं है कि जो 24 जून 1664 के बाद खत्म हो गया था मैटर, नहीं, चौरागढ़ की लड़ाई बाकी थी, 2 महीने और लगे चौरागढ़ की लड़ाई में। और मियां भिखारी खान रूमी जो बताते हैं कि चौरागढ़ में जौहर हुआ, लगभग वहां पर भी लोग, आंकड़े तो नहीं है लेकिन कहते हैं कि 4000 महिलाओं ने जौहर किया। फिर भी वहां से कई महिलाओं को पकड़कर उनके हरम के ऊपर लेकर आए गए थे। तो ऐसी गाथा जिस पर आज तक किसी ने मूवी बनाने का नहीं सोचा। सब ने वो इलू इलू और पीलू पीलू और वो अकबर और उनके साथ का वो उसके महल में वो राधा कृष्ण जी को पूज रहे हैं, मतलब अनइमेजिनेबल थिंग्स। मुगल्स हैव नेवर एक्सपेक्टेड एनी आइडल इनसाइड देयर महल, और आपने फिल्म में दिखा रहे हैं कि साहब वो कृष्ण जी की पूजा कर रही हैं। वो 5 फुट 2 इंच के अकबर के लिए 6 फुट का ऋतिक रोशन आया हुआ है। तो हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी युवा पीढ़ी क्या देख रही है? अरे साहब अकबर तो वाह क्या सुंदर अकबर था। कुछ तो कहते हैं काना था अकबर,
लेकिन छुपा लिया गया इस बात को। लेकिन बातें हमने तो महिमा मंडन करना है, क्योंकि अकबर को महान बनाना है, इसीलिए रानी दुर्गावती का इतिहास मिटाया गया। और हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? कौन था भाई? हाँ, एक आजाद साहब थे, बड़े तौकीद से उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने किया क्या? ही वाइप्ड आउट ऑल द ब्रेवरी स्टोरीज इन आवर हिस्ट्री। महाराणा प्रताप को पढ़ाया नहीं गया है, राजा मानसिंह को पढ़ाया गया है, रानी दुर्गावती को पढ़ाया नहीं गया है, अकबर को पढ़ाया गया है। भारत में जितनी भी ब्रेवरी हुई होंगी, जितनी भी चीजें होंगी, सबको साइड कर दिया। साहब महान तो क्या, हमको अकबर के अब्बा, उसके अब्बा के अब्बा के अब्बा का भी पता है, लेकिन हमको रानी दुर्गावती के पिता का नाम पूछे तो 400 में से 4 लोगों को भी नहीं पढ़ाया गया होगा। हमको नहीं पता होगा कि महाराणा प्रताप के दादा का नाम क्या है, लेकिन हमको पता है साहब बाबर आया था, हाँ, और उसने राखी बांधवाई थी। इस तरह के नैरेटिव हमको पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये हम बहुत क्रूशियल जंक्चर पर हैं। रानी दुर्गावती, शी इज एपिटोम ऑफ ब्रेवरी बाय एनी वुमेन। छाती चौड़ी हो जानी चाहिए थी कि जिस देश में ये नैरेटिव चलता है कि साहब परमानेंट कमीशन देंगे कि नहीं देंगे, अरे देंगे, अरे वो तो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। आज से कितने वर्ष पहले, 500 साल पहले, 550 साल पहले, वहां पर एक महिला थी जो 18 बटालियन को अकेले लीड कर रही थी, और जिसने पलटकर जाना अपने अपमान का द्योतक माना। मैं अक्सर कहता हूं ये बात को कि जब महाराणा प्रताप लड़े होंगे तो उनके सामने रानी दुर्गावती का उदाहरण होगा कि मुगलों को किसी ने हराया है, मैं भी हरा सकता हूं। जब शिवाजी महाराज लड़े होंगे तो उनके सामने भी उदाहरण होगा कि महाराणा प्रताप का उदाहरण है। लेकिन जब रानी दुर्गावती लड़ रही थी तो मुगलों को हराने का कोई उदाहरण नहीं था। शी वॉज अ लेडी विथ ब्रेवरी, शी वॉज लेडी विथ विजन, कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हरा सकती हूं, और हारने के बाद भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो भारत, अब हम शक्ति पूजक देश हैं, शक्ति को पूजने वाले देश हैं। अष्टमी के दिन रानी दुर्गावती का जन्म हुआ, साक्षात दुर्गा थी वो। हमको नारी के रूप में शक्ति स्वरूपा का इससे अच्छा उदाहरण कैसे मिल सकता है? बहुत सी रानियां हुई होंगी, रानी दुर्गावती रानी नहीं थी, रानी दुर्गावती वीरांगना थी। राज शासन भी किया उन्होंने, लेकिन उनकी मतलब जो उसमें बात है, फरमान जो था कि उसकी देह भी मिले तो लेकर आना, क्योंकि उस वक्त पर रानी दुर्गावती ने कहा कि मैं मरने वाली हूं, लेकिन मेरी, जब तक तुम मेरी अंत्येष्टि पूरी नहीं करो, मेरे शरीर को किसी को छोड़ना नहीं। क्योंकि उन्हें पता था कि वो मुगल मरी हुई महिला की देह तक को नहीं छोड़ते थे, उसके साथ मरी हुई लाश के साथ तक व्यभिचार किया जाता था। ऐसा बर्बर समाज था। तो उनका जो महावत था उसने उनको तलवार मारने से मना किया, उन्होंने खुद अपने उससे अपने किए, और उनकी अंत्येष्टि आज भी जो बरेला समाधि है, एक बड़ा अच्छा दोहा है कि ठाव बरेला सब हैं भागे जित है उनका चौरा। ठाव मतलब गांव, बरेला सब हैं भागे जित है उनको चौरा, मतलब समाधि स्थल। और आप देखकर फड़कन लागे बरकन लगे बकौरा, मतलब कि उनकी समाधि को देखकर, उनकी वीर गाथा, लोग भाव में बोलने लगते हैं कि क्या हुआ। जो मैं बोल रहा हूं कहीं ना कहीं कोई अंश है, मैंने भी इतिहास बहुत नहीं पढ़ा, लेकिन जब निकला तो मुझे वो दृश्य अपनी आंखों के सामने दिखता था कि क्या क्या युद्ध किया होगा। और आज हम बात कर रहे साहब, वो महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देनी चाहिए, नई चीज है, नया कॉन्सेप्ट है। अरे हजारों सालों से महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग मिल रही है भारत में। मुगल आने के बाद हमने पर्दा प्रथा की शुरुआत करी, नहीं तो पहले घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी हर किसी को सिखाई जाती थी। ये हमारा इतिहास है, लेकिन हमें बताया कि सती पता हमारा इतिहास है। तो ये दिस इज वॉर ऑफ नैरेटिव, ये नैरेटिव का युद्ध है, ये नई दुनिया है। आप, मैं बहुत उसमें कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप लोग जाकर बाकी जगह पर बोलेंगे, लिखित सामग्री बहुत है, मैं भी दे दूंगा, लेकिन पढ़ने के लिए मत जाना कि साहब हाँ, देयर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्वीन एंड शी वाज बोर्न हियर, और हम पढ़े 4
पुष्पमालाएं करी, चले आए। अगर तुम्हारे सीने में रानी दुर्गावती का नाम लेकर आग नहीं जलती है तो तुमने रानी दुर्गावती को जाना ही नहीं। उनके इतिहास को पढ़कर अगर तुम्हारी ये जो रोंगटे होते हैं खड़े नहीं होते ना, तो तुमने भारत के इतिहास को, भारत की वीरांगनाओं को समझा ही नहीं है। एक बड़ी अच्छी कहा है कि पूजे न गए शहीद तो ये शीश कौन नवाएगा, चूमेगा फंदे कौन वक्ष पर गोलियां खाएगा, पूजे न गए शहीद तो ये गीत कौन दोहराएगा। तो इन देहों पर रक्त को उबलाने की बात करने के लिए मैं ये गौरव गाथा आपके सामने रख रहा हूं। मैं लगभग 16-17 विश्वविद्यालयों में जाकर ये बात कहता हूं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि जागिए, इतिहास को वास्तविकता में पढ़िए, अपने बच्चों को विद्याधर महाजन और ऐसे लोगों का मुगल काल पढ़ाइए। वो तथाकथित सो कॉल्ड एनसीईआरटी किताबों में फूसा भरा हुआ है, वो नकली इतिहास है। देयर इज नो फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स देखिए कि कैसे हर एक मंदिर को तोड़ने से पहले 40 पीढ़ियों के कैसे मुंड बनाए जाते थे। तब आपका खून खोलेगा और आप बोलेंगे कि अरे साहब ये क्या चल रहा है नया, अभी एक नई क्वाइन हो रही है ना, तब ये ध्रुवीकरण, तब आप कहोगे, तब आपको याद होगा कि हम युद्ध में हैं और युद्ध तब से चला आ रहा है कि एक तलवार के दम पर युद्ध करना है। हम युद्ध में हैं और अगर आप सो रहे हैं तो सबसे पहले आपकी गर्दन ही काटी जाएगी। जो युद्ध में होता है वो जागृत होता है, जो युद्ध में होता है वो अपने पड़ोसी को बोलता है कि मैं सो रहा हूं, तू जागना, मुझ पे कोई हमला करे तो तू उसकी गर्दन उतार देना। लेकिन हम तो सो रहे हैं, हमें लोग काट रहे हैं, हम तो भाई गंगा जमनी तहजीब में रह रहे हैं। तो जो कौमें ये भूल गई हैं कि उनके फंडामेंटल क्लियर हैं, उनका डायरेक्ट एक्शन डे क्लियर है, उनको डेमोग्राफी बदलने का उद्देश्य क्लियर है, उनको जनसंख्या बढ़ाने का उद्देश्य क्लियर है, उनको यहां से वहां से भारत में घुसना, 4 शादियां करना, 16 करना, उनका उद्देश्य क्लियर। उन्हें पता है कि हम तो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम तो गंगा जमनी तहजीब करेंगे, इसकी बिरयानी खाएंगे, उसको पुलाव खिलाएंगे। लेकिन हम वास्तव में किस युद्ध में रह रहे हैं हम ये भूल जा रहे हैं। तो इसलिए मैं अंत में कंक्लूड करता हूं कि रानी दुर्गावती मात्र एक वीरांगना नहीं है, वो भारत के इतिहास का पावर हाउस है, वो भारत के इतिहास का लाइट हाउस है। और उनके दिव्यता के, उनके शौर्य के प्रकाश को देखे बिना आपका इतिहास वाचन, इतिहास का मनन पठन सब व्यर्थ है। ऑल आर बोगस फैक्ट्स, आई डोंट बिलीव इन योर हिस्ट्री। मैं 10वीं में था, अकबर का वो पढ़ाया जाता था, मैंने वही लिखा जो मुझे सही लगता था। आई गॉट 97% इन ऑल सब्जेक्ट्स, आई गॉट 54 इन हिस्ट्री। तो मैं मेरिट से हटके सामान्य उस पर आ गया। लेकिन मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, गलत को तो गलत ही लिखेंगे, चाहे वो परीक्षा में लिखना पड़े। मैंने वही लिख के आया जो अकबर के प्रति मेरे विचार आज भी हैं, तब भी नहीं बदले थे। तो समय कम है, लेकिन मैं जो बात बोलना चाहता हूं वो आप तक पहुंची हो, आपके हृदय तक पहुंची हो, तो समझता हूं कि मेरा यह यहाँ तक प्रयास। मैं पिछले 4 दिन से 4 राज्यों की यात्रा कर रहा हूं। मैं आंध्र प्रदेश में था, फिर तेलंगाना गया, फिर मुंबई गया, कल आज सुबह की मैंने 3:30-4 बजे उठ के फ्लाइट पकड़ी, फिर मैं आया हूँ, फिर मैं कल जबलपुर जा रहा हूँ। लेकिन मेरा इतना प्रयास केवल इतना है कि रानी दुर्गावती की जो शौर्य गाथा है वो कहानी की तरह ना पढ़ाई जाए, वो आपके अपने इतिहास की तरह पढ़ाई जाए, और आपके अंदर भी कहीं उनका कोई अंश है और आपके अंदर भी उनकी वीरता के बीज पड़े हुए हैं। अगर उन बीजों का बीजारोपण उस कहानी को सुनकर आपके अंदर होता है तो मैं समझता हूँ मेरा ये प्रयास सार्थक हुआ। मेरे पास भी समय की अल्पता है, इतने कम समय में आपने मुझे सुना, मैंने रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा को आपके सामने रखा। पुनः भारत के परम वैभव के लिए हम सब इस गाथा के 500वें वर्ष को पुनः स्मरण करें, और 1000वें वर्ष में भी जब बात हो तो तब भारत का इतिहास उस स्वर्णिम अक्षरों से रानी दुर्गावती का इतिहास 1000वें साल में पढ़ाया जाए। बस इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अब मैं माननीय कुलपति महोदय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी को उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जनजाति गौरव के विषय को लेकर के हम सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं। अभी हमने आदरणीय लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को सुना और जो कुछ सुना है उसे हम अकादमिक व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से आत्मसात करें। इस कार्यशाला का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे इस कार्यक्रम मुख्य सूत्रधार आदरणीय वैभव सुरंगे जी, भवन जी, ब्रजेश शुक्ला जी, कुल सचिव महोदय, जितेंद्र ध्रुव जी, प्रत्याचार्य सोता, सम्मुख उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के आचार्य कुल के समस्त सदस्यगण, अधिकारीगण, महाविद्यालयों के प्राचार्य आचार्यगण, प्रतिभागी बंधु, प्यारे छात्र छात्राओं। रानी दुर्गावती वास्तव में एक शौर्य की ऐसी गाथा है, शौर्यपूर्ण इतिहास है, हमारे अंतःकरण में विराजमान है। यह बात सच है, इतिहासकारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। यही बात सच है कि साहित्यकारों ने भी उनके साथ में न्याय नहीं किया। जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज को अमर करने के लिए, श्यामनारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिख करके महाराणा प्रताप को अमर कर दिया, भूषण ने शिवा और छत्रसाल के बारे में रचनाएं की, सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई को अमर कर दिया। उस प्रकार की कोई कालजयी रचना रानी दुर्गावती के ऊपर नहीं की। साहित्यकारों ने भी उनके साथ अपमान किया है। यदि सम्मान दिया है किसी ने तो भारतवर्ष के समाज ने उनको सम्मान दिया है। जब शिमला से आकर के जबलपुर में हम लोग रानी दुर्गावती शोध संस्थान बनाया तो दुर्गावती विश्वविद्यालय में तमाम महाविद्यालयों में गए, कोई भी अनुसंधान उनके ऊपर नहीं था, कोई लिखित सामग्री नहीं थी। एक किताब सुरेश कुमार मिश्र जी की मिलती थी और कोई किताब नहीं मिल पाई थी। तो हम लोगों ने एक यात्रा की, उसी नरई नाला जैसा कि उदाहरण दे रहे थे लक्ष्मण जी, नरई नाला से लेकर कलिंजर फोर्ट तक कम से कम 20-25 स्थानों पर हम लोग रुके, वहाँ बातचीत थी। तो वहाँ के लोगों ने अभी भी रानी की दुर्गावती को अपने हृदय में वैसे स्थान दिया जैसे कोई कल की घटना हो। तो 500 साल पुरानी रानी दुर्गावती भारतीय समाज के, मूल समाज के अंतःकरण में वैसे ही विराजमान है जैसे कि 500 साल पहले कोई घटना हो। बताते हैं यहीं पर दलपत शाह और रानी दुर्गावती का मिलन हुआ था, यहीं पर शादी की बातचीत थी। सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पर लोग विद्यमान हैं। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि रानी दुर्गावती के वंशज के रूप में हम लोग विद्यमान हैं। हमें इतिहास वो नहीं होता है जो किसी इतिहासकार की कलम से लिखे हुए कुछ अंकों में आ जाए। इतिहास वो होता है जिसे समाज अपने अंतःकरण में स्थान देता है। यदि वो नहीं है तो इतिहास इतिहास नहीं बन सकता है। इतिहास की हमें जो मूल परिभाषा इस प्रकार से देनी होगी। रानी दुर्गावती समझौता न करने वाली नारी वीरांगना के रूप में हमारे सामने प्रतीक है। जो समझौता करता है उसे कोई स्थान नहीं मिल पाता है। बहुत सारी बातें आदरणीय लक्ष्मण सिंह मरकाम जी ने कही, इनका उद्बोधन बहुत बड़ा होता है। अभी इन्होंने सिंगौरगढ़ के खजाने के बारे में बात नहीं की, जिसको किस प्रकार से अकबर ने तो जो लूटा सो लूटा, हमारे लोगों ने किस प्रकार से रात में वायुयान से आकर के लूट करके ले गए खजाने को, वो बात इन्होंने नहीं की। मैंने कई बार इनको सुना है। मुझे लगता है लक्ष्मण सिंह मरकाम जी का यहाँ बुलाना हमारा सार्थक हुआ है। आइए हम सब लोग मिलकर के इस कार्यशाला को हम सार्थक बनाएं, सफल बनाएं। साथ ही साथ रानी दुर्गावती का जन्म कल हुआ है 5 अक्टूबर 2024 को। हो सकता है आज एक दिन वो अष्टमी पड़ी हो कलिंजर फोर्ट में, जब सब लोग जो है रानी दुर्गावती जन्म का उत्सव मना रहे हों। ये भी संभव है, यदि इतिहास देखा जाए तो पता चलेगा। और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाएंगे। इस दौरान हम बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आदरणीय वैभव सुरंगे जी ने इसका उद्घाटन का कार्यक्रम, प्रदेश के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को चुना। तो कहीं न कहीं हम लोग भी उनके वंशज जुड़े हैं। मेरा तो पूरा जीवन जबलपुर में बीता है और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति आता था बाहर से, उसे नरई नाला दिखाने जरूर जाता था। कितने 52 ताल बनाए थे रानी दुर्गावती ने। जल प्लावन, एक बात 52 ताल बनाए थे और कभी जल प्लावन नहीं होता था। एक तालाब ऐसा है, उसके नीचे छोटा सा, उसके नीचे और नीचे बने चले जाते, क्रम से बने थे।
अगर मान ली एक तालाब पानी भर जाएगा तो अपने आप दूसरे ताल में तीसरे ताल में चलता चला जाएगा। और अपने नाम को छोड़ करके सारे नाम जो है अपने नहीं चेरी के नाम पर, उस हाथी के नाम, सरमन हाथी के नाम पे, आधार सिंह के नाम पर, ये सारे नाम पर भी उस तरह से किए। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग फिर अगले किसी समय करेंगे। मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मरकाम जी को, वैभव जी को, भवन जी को, ब्रजन जी को, जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम के लिए जिन्होंने समय दिया, जितेंद्र जी जो कर रहे हैं। और मैं मूलतः 2 लोग, नेहा राठिया और वो कहाँ चला गया, धर्मेंद्र कश्यप, इन 2 लोगों ने इस पूरे आयोजन बड़ी भूमिका निभाई की। इनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध कि वे माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध कि वे श्री वैभव सुरंगे जी को कुल सचिव महोदय से अनुरोध है कि धन्यवाद ज्ञापन करें। जनजाति गौरव पर आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को मैं उनके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति महोदय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी को मैं उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय वैभव सुरंगे जी को, आदरणीय विधायक बेलतरा श्री सुशांत शुक्ला जी को उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित श्री ब्रिजेंद्र शुक्ला जी, भुवन राज जी, श्री जितेंद्र ध्रुव तथा इस कार्यक्रम के संयोजक नेहा राठिया मैडम और धर्मेंद्र कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तथा इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में उपस्थित सभी महाविद्यालयों से आए प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों को मैं उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक सूचना है, अभी 15 मिनट का टी ब्रेक है। यहीं पर टी और ब्रेकफास्ट हैं, आप उसको ग्रहण करें और 15 मिनट के पश्चात पुनः हम इस सभागार में उपस्थित होंगे, आदरणीय वैभव सुरंगे जी को सुनेंगे और उसके पश्चात फिर लंच ब्रेक होगा यहीं पर और फिर हम विभिन्न टोली में बटेंगे और कार्यशाला के संबंध में जो आपको महाविद्यालय में संचालित करना है राज्य शासन के निर्देशानुसार, उसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी लोग शार्प 15 मिनट पश्चात पुनः इस सभागार में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।